मम्मी, मैं सौम्या से शादी करना चाहता हूँ। अभिषेक ने लंदन से फ़ोन पर रेवती को खबर दी। कौन सौम्या? रेवती चौंक उठी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। अभिषेक तो अभी 26 वर्ष का ही था। उसने इतना बड़ा निर्णय कैसे ले लिया? रेवती के दिमाग में तो उसका अभिषेक अभी वही मासूम हंसी से उसके वात्सल्य को भिगोने वाला, दौड़कर उसके आंचल में छिपने वाला नन्हा मुन्ना बच्चा ही था। अब देखते ही देखते इतना बड़ा हो गया कि शादी करने का मन ही नहीं बनाया, बल्कि लड़की भी पसंद कर ली। पति सुभाष के निधन के बाद उसने कई मुसीबतों को झेल कर ही उसकी परवरिश की, और जब अभिषेक को अपने प्रोजेक्ट के लिए लंदन की फेलोशिप मिली, तब उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर ही अपने दिल के टुकड़े को खुद से अलग किया था। वो समझती थी कि बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए अपनी ममता का त्याग करना ही होगा। आखिर कब तक वह उसे अपने आंचल से बांध कर रख सकती थी? अब तो उसके पंखों में भी उड़ान भरने की क्षमता आ गई है। अब वह भी अपने जीवन के महत्वपूर्ण फैसले लेने में समर्थ था। उसने अपने बेटे की पसंद को प्राथमिकता दी और फौरन हाँ कर दी। अभिषेक को अपनी मम्मी पर पूरा विश्वास था कि वे उसकी पसंद को नापसंद नहीं करेंगी। सौम्या भी लंदन में उसी के प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। वहीं दोनों की मुलाकात हुई, जो बाद में प्यार में बदल गई, और दोनों ने शादी करने का मन बना लिया। सौम्या के मम्मी पापा ने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। रेवती ने अभिषेक से सौम्या की फ़ोटो भेजने को कहा, जो उसे जल्दी ही मिल गई। फ़ोटो देखकर वह निहाल हो गई। कितनी प्यारी लड़की है। भंवरी सी काली काली आँखें, आत्मविश्वास से भरी हुई, कद 5 फुट 7 इंच, होठों पर किसी को भी जीत लेने वाली हंसी। सब कुछ तो मन भावन था। सौम्या की हंसी ने रेवती के बिसरे हुए अतीत को जीवंत कर दिया था। कितनी प्यारी पहचानी हुई हंसी है। ये हंसी तो उसके ख्यालों से कभी उतरी ही नहीं। इस हंसी ने तो उसके दिन का चैन, रातों की नींद छीन ली थी। इसी हंसी पर तो वह कुर्बान थी। तो क्या सौम्या अमर की बेटी है? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है ये मेरा भ्रम हो। उसने फोटो पलट कर देखा। सौम्या अग्रवाल लिखा था। उसका शक यकीन में बदल गया। वह हैरान थी। किस्मत ने उसे कहाँ से कहाँ लाकर खड़ा कर दिया। किस प्रकार वह प्रतिदिन सौम्या के रूप में अमर को देखा करेगी। लेकिन वह अभिषेक को मना भी तो नहीं कर सकती थी, क्योंकि सौम्या अभिषेक का प्यार है जिसे छीनने का उसे कोई अधिकार भी नहीं है। सो इस शादी को मना करने का कोई समुचित आधार भी तो नहीं था। वह बेटे को क्या कारण बताती? धोखा तो अमर ने उसे दिया था। उसका बदला सौम्या से लेने का कोई औचित्य भी नहीं बनता था। आखिर उसका अपराध भी क्या है? नहीं नहीं, अभिषेक और सौम्या एक दूसरे के लिए तड़पे, ये उसे मंजूर नहीं था। शादी के बाद पता ही न चला कि अमर कहाँ है, और उसने कभी जानने का प्रयास भी नहीं किया। अब उसका मन उससे छलावा कर रहा था। सौम्या की फ़ोटो देखते ही लगता मानो अमर ही सामने खड़ा मुस्कुरा रहा हो। अमर ने ना जाने कब चुपके से उसकी ज़िंदगी में प्रवेश किया था। अमर जिसने उसकी कुंवारी रातों को चाहत के कई रंगीन सपने दिखाए थे। कैसे भूल सकती थी वह दिन जब उसने यूनिवर्सिटी में बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था। भीरू प्रवृत्ति की सहमी सहमी सी लड़की जब पहले दिन कक्षा अटेंड करने पहुंची तो बड़ी ही घबराई हुई थी। जगह जगह लड़के लड़कियां ग्रुप बनाकर बातें कर रहे थे। वह अचकाई सी कॉरिडोर में इधर उधर देख रही थी। उसे अपने क्लासरूम का भी पता नहीं था। कोई भी ऐसा नहीं दिख रहा था जिससे वह पूछ सके। तभी एक सौम्य हैंडसम व्यक्तित्व वाला नौजवान आता दिखा। उसने तनिक हकलाते हुए पूछा, रूम नंबर 15 किधर पड़ेगा? उस लड़के ने उसे अचंभे से देखा, फिर थोड़ा मुस्कुराते हुए बोला, आप रूम नंबर 15 के सामने ही खड़ी हैं। ओह! वह शर्मिंदा हो गई और क्लास में जाकर बैठ गई। हाय, आई एम नीता अग्रवाल।
उसने पलटकर देखा तो उसके बगल में एक प्यारी सी उसी की समवयस्क लड़की आकर बैठ गई। उसने रेवती की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया। कुछ ही देर में दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। कक्षा खत्म होते ही दोनों एक साथ बाहर आ गई। भैया, नीता चिल्ला उठी। रेवती ने चौंक कर देखा। वही नौजवान उनकी ओर बढ़ा चला आ रहा था। क्यों रे, क्लास ओवर हो गई थी या यूं ही बंक करके भाग रही है? उसने नीता को छेड़ा। नहीं भैया, क्लास ओवर हो गई थी। और आपने ये कैसे सोच लिया कि हम क्लास बंक करके भाग रहे हैं? उसकी आवाज़ में थोड़ी नाराज़गी थी। सॉरी नीता, अब नहीं कहूँगा। उसने अपने कान पकड़ने का नाटक किया। नीता मुस्कुरा उठी। फिर उसने पलटकर रेवती से उसे मिलाया। भैया, इनसे मिलो। ये हैं रेवती त्रिपाठी, मेरी क्लासमेट। और रेवती, ये है मेरे भैया अमर अग्रवाल, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मुंबई में पोस्टेड है। उसने दोनों का परिचय कराया। रेवती संकोच से दोहरी हुई जा रही थी। बड़ी मुश्किल से उसने नमस्कार की मुद्रा में हाथ जोड़े। मैं इनसे मिल चुका हूँ। क्यों, है ना? उसने दृष्टता से मुस्कुराते हुए रेवती की ओर देखा। अच्छा, नीता ने शोखी से कहा। घर आकर रेवती उस पूरे दिन के घटनाक्रम में उलझी रही। ये क्या हो रहा है? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। ना जाने कितने लोगों से प्रतिदिन मुलाकात होती रहती थी, लेकिन इतनी बेचैनी तो पहले कभी नहीं हुई। मन में कई प्रश्न उमड़ घुमड़ रहे थे। नीता तो कह रही थी कि अमर मुंबई में है तो फिर यहाँ क्या कर रहा है? फौरन ही उसका मन जवाब देता, हो सकता है आजकल यही हो और अपनी बहन को पहले दिन ही यूनिवर्सिटी छोड़ने आया हो। रह रहकर अमर का मुस्कुराता चेहरा उसकी आंखों के सामने आकर मुंह चिढ़ाने लगता था। क्यों, झकझोर दिया ना मैंने तुमको? हो रही हो ना मुझसे मिलने को बेचैन? हाँ हाँ, मैं बेचैन हो रही हूँ तुमसे मिलने के लिए। क्या तुम भी? वह अनायासी बुदबुदा उठी। क्या हुआ दीदी, तुम नींद में क्यों बुदबुदा रही हो? बगल में सोई हुई उसकी छोटी बहन रोशनी ने पूछा। क्या हुआ, कुछ भी तो नहीं? तूने कोई सपना देखा होगा। रेवती ने खिसियाकर चादर में अपना मुंह ढांप लिया और सोने की कोशिश करने लगी। दूसरे दिन हजारों मनौतियां मनाते हुए वह घर से निकली। काश कि आज भी अमर से मुलाकात हो जाए तो कितना अच्छा होगा। पूरे दिन दोनों सहेलियां साथ ही रही, लेकिन वह नहीं आया। चाहकर भी वह नीता से कुछ भी नहीं पूछ सकी। शर्म ने उसे जकड़ रखा था। उसका मन अमर से मिलने को बेचैन हो रहा था, पर संस्कारों की चाबुक की मार से उसने खुद को साधे रखा था। इन्हीं विचारों में डूबते उतर रही थी, तभी अमर आता दिखा। क्या बात है भैया, आज आप फिर यहाँ? आज तो मेरा दूसरा दिन है और मैं कोई अकेली भी नहीं हूँ। नीता ने अमर को छेड़ा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कल सुबह की फ्लाइट से वापस चला जाऊँगा। सोचा आज तुझे थोड़ा घुमा फिरा दूँ, इत्मीनान से बातें करते हैं। तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं? फिर तो अरसे बाद ही मुलाकात होगी। अमर ने रेवती की ओर देखते हुए कहा। नीता मन ही मन मुस्कुरा रही थी, जबकि रेवती का चेहरा गुलाबी हो रहा था और बड़ी ही सरलता से उसके मन के भावों की चुगली कर रहा था। अच्छा भैया, आप रेवती से बातें करिए, मैं अभी कॉमन हॉल से होकर आती हूँ। नीता ये कहने के साथ रेवती की ओर देखकर मुस्कुराती हुई चली गई। रेवती के समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोले। तभी अमर बोल उठा। तुम्हें कुछ कहना तो नहीं है? मैं कल सुबह चला जाऊँगा। नहीं, मुझे क्या कहना है? रेवती नर्वस हो रही थी। ठीक है, फिर ये न कहना कि मैंने तुम्हें कुछ कहने का मौका नहीं दिया, अमर ने तनिक ढिठाई से कहा। तभी नीता आते हुई दिखी। नीता ने आकर बताया, आज क्लासेस सस्पेंड हो गई हैं। ये कहने के साथ उसने आगे कहा, चलो ना भैया, कहीं घूम फिर आए। तू चलेगी ना रेवती? रेवती उलझन में पड़ गई। क्या करे? जाने का मन तो है, पर यदि घर में ये बात पता चली तब माँ पापा कुछ गलत ना समझ बैठे। वैसे भी जब उसके एडमिशन की बात हुई थी तभी रमेश मामा जी ने टोका था, जीजा जी, लड़की को यूनिवर्सिटी भेजकर आप गलती कर रहे हैं, कहीं हाथ से निकल ना जाए। लेकिन उसका मन चंचल हो रहा था।
क्या हुआ यदि थोड़ी देर और अमर का साथ मिल जाए? और वह तैयार हो गई। तीनों ने खूब घुमाई फिराई की। शाम को नीता और अमर ने अपनी कार से उसे उसके घर छोड़ा। उसके माँ पापा भी उन दोनों से मिलकर बहुत प्रभावित हुए। दूसरे दिन उसका मन बहुत अशांत था। आज अमर चला जाएगा ना? ना जाने अब कब मुलाकात होगी। वो बड़े ही अनमने ढंग से कॉलेज के लिए तैयार होकर यूनिवर्सिटी के लिए निकल गई। सामने से नीता आती दिखी। रेवती को देखते ही वह झाँक कर बोली, पता है भैया आज भी नहीं गए। 1 महीने के लिए अपनी छुट्टियां बढ़ा ली है। असल में भैया के जाने के नाम से ही माँ परेशान होने लगती है। बस भैया को रुकने का बहाना मिल गया, उन्होंने अपना जाना कैंसिल कर दिया। लेकिन रेवती अच्छी तरह समझती थी कि वह क्यों नहीं गया। अब अक्सर ही दोनों की मुलाकातें होने लगी। उसने अपना दिल अमर के हवाले कर दिया, बिना ये जाने कि अमर भी उसको पसंद करता है या नहीं। लेकिन जब अमर ने बिना किसी लाग लपेट के सीधे साधे शब्दों में अपने प्यार का इजहार कर दिया तो वह झूम उठी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा सतरंगी आसमान ही उसकी मुट्ठी में सिमट आया हो। वह अरमानों के पंखों पर झूला झूलने लगी। एक इतवार को अमर अपने माता पिता और नीता को लेकर उसके घर आ धमका। उसने अपने कमरे की खिड़की से देखा। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। चलो दीदी, माँ ने तुम्हें ड्राइंग रूम में बुलाया है। रोशनी ने आकर उसे चौंका दिया। वह अचकचाई सी माँ के बुलाने पर सबके बीच पहुंच गई। अमर के माता पिता उसके माँ पापा से बातों में मगन थे। उसे देखते ही अमर की मम्मी ने उसके दोनों हाथों को पकड़कर अपनी बगल में बिठा लिया। हमें आपकी बेटी बहुत ही पसंद है। हम इसे अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो। वह शर्म से लाल हो रही थी। माँ पापा इसी बात पर निहाल थे कि उन्हें घर बैठे ही इतना अच्छा रिश्ता मिल गया। उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। उसकी भावी सास सुषमा जी ने पर्स से हीरे की अंगूठी निकाली और अमर ने उसे पहनाने के लिए कहा। अमर ने लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी अनामिका में अंगूठी पहनाकर अपने प्यार की मुहर लगा दी। उसने भी माँ द्वारा दी गई अंगूठी अमर को पहनाकर अपनी स्वीकृति दे दी। उसे यह सब सपने जैसा महसूस हो रहा था। आखिर इतनी जल्दी उसका प्यार उसे मिलने वाला था। वह इस अप्रत्याशित एंगेजमेंट के लिए तैयार न थी। क्या सच में जो प्यार उसके दिल के दरवाजे पर अब तक दस्तक दे रहा था वह उसकी झोली में आ गिरा? तभी भाभी कहकर नीता उसे लिपट गई। शर्म के मारे उसे वहां बैठा भी नहीं जा रहा था। वह नीता को लेकर अपने बेडरूम में आ गई। एंगेजमेंट के बाद तो अमर अक्सर ही उसके घर आने जाने लगा था। अब उसे अपने ससुराल में कभी भी आने का परमिशन जो मिल गया था। इस 1 महीने में वह रेवती के साथ एक पूरा जीवन जीना चाहता था। ज़्यादा से ज़्यादा समय वह अपने मंगेतर के साथ बिताना चाहता था। दोनों कभी फिल्म देखने चले जाते तो कभी झील के किनारे हाथों में हाथ डाले घूमते नजर आते। भविष्य के सुंदर सपने सजोते अपने सपनों की दुनिया में विचरण करते थे। पहले तो रेवती को शर्म सी आती थी, लेकिन अब घूमने फिरने का लाइसेंस मिल गया था। सभी लोग बेफिक्र थे कि ठीक भी है, दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझ लेंगे तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। वह दिन भी आ गया जब अमर को मुंबई वापस जाना था। वह भाव विवल हो रही थी। अमर उसे अपने से लिपटाए दिलासा दे रहा था। बस कुछ ही दिनों की तो बात है, फिर हम दोनों एक हो जाएंगे। जहाँ मैं वहाँ तुम, हमारे ऊपर कोई बंधन नहीं होगा। और रेवती ने उसके सीने में अपना मुंह छिपा लिया। अमर उसका मुंह ऊपर उठाकर बार बार प्यार से देखे जा रहा था। अमर चला गया उसे अकेला छोड़कर, यादों में तड़पने के लिए। शादी सर्दियों में होनी थी और अभी तक कई माह बाकी थे। फ़ोन पर बातों में वह अपने विरह का कुछ इस प्रकार बखान करता था
कि रेवती के गाल शर्म से लाल हो उठते थे और वह उसकी बातों का जवाब देना चाहती थी, लेकिन शर्म उसके होठों को सी देती थी। नीता अक्सर उसे छेड़ती और वह शर्मा जाती। सितंबर का महीना भी आ गया। घर में जोर शोर से शादी की तैयारियां चल रही थी। माँ पापा पूरे पूरे दिन उसे इस मॉल से उस मॉल टहलाते थे। उसकी पसंद की गहने और साड़ियाँ आदि खरीदने के चलते उसकी क्लासेस छूट रही थी। जब वह कुछ कहती तो माँ बोलती, अब ससुराल में जाकर ही पढ़ाई करना। वह चुप रह जाती थी। अक्टूबर का महीना भी आ गया। तैयारियों में भी और तेज़ी आ गई थी। निमंत्रण पत्र भी सबको जा चुके थे कि तभी उन पर गाज गिरी। अमर ने अपने पापा को सूचना दी कि उसने अपने साथ ही काम करने वाली किसी माया ठाकुर से शादी कर ली है। रेवती टूट गई। उसे अमर पर बेहद विश्वास था। अमर उसे इस प्रकार धोखा देगा, ये तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। वह अमर जो उसे अपनी आंखों से ओझल भी नहीं होने देना चाहता था, उसके बालों से अटखेलियाँ करता, कभी कहता, तुम्हारी झील सी गहरी आंखों में डूब डूब जाता हूँ। समुंदर की लहरों सा लहराता तुम्हारा शरीर मुझे अपने में समेटे लिए जा रहा है। ऐसे कैसे धोखा दे सकता है वह उसे? वह खुद से ही सवाल करती। अमर के पापा बहुत ही शर्मिंदा थे और हाथ जोड़कर रेवती के परिवार से अपने बेटे के धोखे की माफ़ी मांग रहे थे। और नीता, वह तो रेवती से नज़रें मिलाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही थी। लेकिन अब इन बातों से फ़ायदा भी क्या था? निराशा के अंधकार में वह नई राह तलाशने की कोशिश करती, लेकिन हर राह अमर की ओर जाती थी। उसके आगे तो सड़क बंद ही मिलती थी और वह अंधेरों में भटक कर रह जाती थी। कहीं से उजाले की एक भी किरण नज़र नहीं आती थी। अब वह नाते, रिश्तेदारों व दोस्तों से नज़रें चुराने लगी थी, जबकि माँ उसे समझाती थी, रेवती बेटी, तेरी कोई गलती नहीं है, दोष तो हमारा है जो हमने उस धोखेबाज को पहचानने में भूल की। 2 महीने बाद ही पापा ने उसकी शादी सुभाष से कर दी। सुभाष इनकम टैक्स ऑफिसर थे और बहुत ही सुलझे और अच्छे व्यक्तित्व के थे। पापा ने उनसे अमर और रेवती की कोई बात नहीं छिपाई थी और परिवार के सम्मान की खातिर ही उसने इस विवाह को स्वीकार कर लिया था। सुभाष सही मायने में एक अच्छे जीवन साथी थे। उन्होंने कभी भी उसे इस बात का आभास तक न होने दिया कि वे उसके अतीत से परिचित हैं और उन्होंने उसे अपने प्यार से लबरेज कर दिया। अब उसे अमर की याद भी न के बराबर ही आती थी। वह सुभाष का साया बन गई थी। 2 वर्षों बाद ही उसके जीवन की बगिया में सुभाष के प्यार का एक फूल खिला। अभिषेक, उसका बेटा। वह अपने आप को दुनिया की सबसे खुशनसीब स्त्री समझने लगी थी। सुभाष का बेशुमार प्यार और अभिषेक की किलकारियों से वह अपने अतीत के काले अध्याय को भूल चुकी थी, लेकिन नियति उस पर हंस रही थी। तभी तो 2 दिनों के दिमागी बुखार से सुभाष उसे अलविदा कहकर उसकी ज़िंदगी से बहुत दूर चला गया और अब वह अपने बेटे के साथ अकेली रह गई। सुभाष के दफ्तर में ही उसे जॉब मिल गई। वह अकेली ही चढ़ पड़ी उस डगर पर जो नियति ने उसके लिए चुनी थी। उसे अपने पति के हर उस सपने को पूरा करना था जो उन्होंने अभिषेक के लिए देखे थे। उसे अभिषेक का भविष्य संवारना था। उसे आकाश की अनंत ऊंचाइयों तक पहुंचाना था। अभिषेक था भी बड़ा ही मेधावी, हमेशा अव्वल रहने वाला। पीछे पलटकर उसने कभी देखा ही नहीं और लगातार तरक्की की ओर बढ़ता गया। लंदन में अभिषेक को फेलोशिप मिल गई थी और उसके उज्जवल भविष्य के लिए रेवती ने बिना नानुकुर किए उसे विदेश भेज दिया। वहाँ उसे सौम्या मिली, जिससे वह शादी करना चाहता था और जिसकी मंजूरी रेवती ने फौरन ही दे दी। उसका मन उसे भटका रहा था। यदि सच में सौम्या अमर की ही बेटी हुई तो क्या वह अमर का सामना कर सकेगी? क्यों उसने यह रिश्ता स्वीकार कर लिया? अब क्या वह अभिषेक को मना कर दे इस शादी के लिए? लेकिन सब कुछ इतना आसान तो नहीं था। अब यदि
अभिषेक ने इनकार का कारण पूछा, तब क्या वह अपने ही मुंह से अपने अतीत को बयां कर सकेगी जिसने उसके जीवन के मायने ही बदल दिए थे? अमर की बेटी को क्या वह दिल से स्वीकार कर सकेगी? कहीं ऐसा ना हो कि अमर के प्रति उसके प्रतिकार का शिकार वह मासूम लड़की बने। नहीं नहीं, अमर का बदला वह सौम्या से कैसे ले सकती थी? वह अभिषेक का दिल भी तो नहीं तोड़ सकती थी, वरना वह भी सौम्या की नज़रों में अमर के समान ही गिर जाएगा। उसने अभिषेक को फ़ोन किया। हेलो। दूसरी तरफ से अभिषेक का स्वर उभरा। बेटा, तुम सौम्या से वहीं शादी करके भारत आ जाओ। मैं यहाँ एक ग्रैंड रिसेप्शन दे दूँगी ताकि सभी रिश्तेदारों से बहू का परिचय भी हो जाए। और हाँ, सौम्या के माँ पापा को विशेष निमंत्रण दे देना। अभिषेक और सौम्या का रिसेप्शन सचमुच बड़ा ही शानदार था। सभी नाते रिश्तेदार व सगे संबंधी इकट्ठे हुए थे। रेवती गेट पर सभी का स्वागत कर रही थी। तभी अमर अपनी पत्नी माया के साथ आता दिखा। उसने हाथ जोड़कर दोनों का स्वागत किया। उसको होठों पर मुस्कुराहट थी। वह ऐसा प्रदर्शित कर रही थी कि मानो वह अमर को पहचानती ही नहीं। लेकिन अमर उसे देखकर अचकचा गया। धीरे से बोला, रेवती तुम? वह अमर की बात को अनसुना करके दूसरे मेहमानों की ओर बढ़ चली। खिसियाया हुआ अमर उसे बराबर आते जाते देख रहा था, लेकिन वह उससे किनारा कर रही थी। अमर को बात करने का कोई मौका ही नहीं दे रही थी। वह अभिषेक सौम्या के साथ घूम फिर कर सभी मेहमानों से मिल रहा था। रेवती भी सबसे अपनी बहू का परिचय करा रही थी, साथ ही उसकी तारीफों के पुल भी बांधती जा रही थी। सभी मेहमान विदा हो गए। रह गए बस अमर और उसकी पत्नी माया। अब वह उनकी ओर मुखातिब हुई। कहिए, कैसा लगा सारा इंतज़ाम आप लोगों को? अपनी ओर से तो मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। बहुत ही अच्छा इंतज़ाम था। आपको देखकर ऐसा लगता है कि मेरी बेटी को बहुत ही समझदार सास मिली है। आइए हम लोग गले तो मिल ले। कहकर माया उसके गले लग गई। रेवती ने कनखियों से अमर को देखा। उसका चेहरा स्याह हो रहा था। शायद उसे इस बात का एहसास हो रहा था कि रेवती उसे न पहचानने का बहाना कर रही है। उसे इस बात का तो अंदाज़ा था कि वह नाराज़ है, लेकिन उसे कुछ कहने का मौका तो दे। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी बेवफाई का बदला सौम्या से ले। वह इन्हीं विचारों में डूबता उतरता रहा। उन लोगों के रुकने की व्यवस्था रेवती ने अपने घर के गेस्ट रूम में ही की थी। रात के 1:30 बज रहे थे। रेवती की आंखों में नींद नहीं थी। वह अतीत के सागर में गोते लगा रही थी। क्यों किया अमर ने मेरे साथ ऐसा? और इन 27 वर्षों में उसने एक बार भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि मेरा हश्र क्या हुआ, मैं जिंदा भी हूँ या नहीं। जिस प्रकार समाज में मेरा अपमान हुआ था, उसे तो मर जाना ही सही था। वह तो पापा की सूझबूझ से सुभाष जैसे पति मिले तो जीवन में फिर एक बार आशा का संचार हुआ। लेकिन अमर की यादें हमेशा ही तो मन में उथल पुथल मचाती रही। अपने अतीत को अपने सामने पाकर वह विह्वल हो उठी रही थी। इतना गहरा रिश्ता बन गया है, कैसे निभेगा? अब तो बार बार ही अमर से आमना सामना होगा। तब वो बेचैन होकर अपने घर के लॉन में टहल रही थी। तभी रेवती, अमर ने पीछे से आकर उसे चौंका दिया। आप यहाँ इस समय क्यों आए हैं? वह पलटी। उसका स्वर कठोर था। रेवती, एक बार, बस एक बार मुझे अपना पक्ष साफ करने दो, फिर मैं कभी भी तुमसे कुछ भी नहीं कहूँगा। मैं तुमसे माफ़ी भी नहीं मांगूंगा, क्योंकि जो मेरी मजबूरी थी उसे मैं अपना अपराध नहीं मानता हूँ। कैसी मजबूरी? कौन सी मजबूरी? मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहती हूँ। जो हुआ अच्छा ही हुआ। आपके इनकार ने मुझे सुभाष जैसा पति दिया, जो सच में अच्छे जीवन साथी थे, और इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। रेवती ने अपने कमरे की ओर कदम बढ़ाए। रुको रेवती, एक बार मेरी बात तो सुन लो। मेरे सीने पर जो ग्लानि का बोझ है वो उतर जाएगा। हमारे रास्ते तो अलग हो ही चुके हैं। एक मौका, बस एक मौका दे दो। अमर ने रेवती की राह रोकते हुए कहा।
रेवती ठिठक कर खड़ी हो गई। कहिए, क्या कहना है? कहाँ से शुरू करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अमर झिझक रहा था। देखिए, आपको जो भी कहना हो जल्दी से कह दीजिए, कोई आ जाएगा तो आपकी किरी-किरी हो जाएगी। रेवती ने कदम आगे बढ़ाने का उपक्रम किया। तो सुनो, यहाँ से जाने के बाद मैं बहुत ही उल्लसित था। सपने में मैं हर रोज़ तुम्हारे साथ अपना जीवन बिता रहा था। हर ओर मुझे तुम ही नज़र आती थी। मेरे सभी सहकर्मी बहुत ही खुश थे। मेरे एमडी मिस्टर आलोकनाथ ठाकुर ने भी ढेरों मुबारकबाद दी। जब शादी के 15 दिन ही बचे थे, तब मेरे दोस्तों ने एक 5 स्टार होटल में बड़ी ही शानदार पार्टी का आयोजन किया। मिस्टर ठाकुर भी अपनी पत्नी और बेटी माया, जो मेरी सहकर्मी भी थी, के साथ मेरी पार्टी में शामिल हुए थे। ड्रिंक्स के दौर चल रहे थे। किसी को कुछ भी होश नहीं था। डांस फ्लोर पर सभी थिरक रहे थे कि अचानक मैं लड़खड़ाकर गिरने लगा। माया, जो उस समय मेरी ही डांस पार्टनर थी, उसने मुझे संभाल लिया। नशा गहरा रहा था और उस पर उसके शरीर की मादक सुगंध में मैं खोने लगा। एक पल को मुझे ऐसा लगा जैसे तुम ही मुझे अपनी ओर आमंत्रण दे रही हो। मैंने माया को अपनी बाहों में भर लिया और सामने वाले कमरे में लेकर चला गया। माया ने भी कुछ ज़्यादा ही पी ली थी। उन्हीं नाजुक पलों में संयम के सारे बांध टूट गए और वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। हम दोनों एक दूसरे की आगोश में लिपटे पड़े थे कि अचानक, "What have you done, rascal? You have spoiled my daughter's life. Now you are sacked from your job." चीखते हुए मिस्टर ठाकुर अपनी बेटी माया को एक तरफ से घसीटते हुए लेकर चले गए। मैं परेशान भी था और शर्मिंदा भी। ये मैंने क्या कर दिया? तुम्हें पाने को मैं इतना आतुर था कि माया को तुम समझ बैठा और पतन की गर्त में जा गिरा। दूसरे दिन मिस्टर आलोक ने ही मुझे दोबारा जॉब इस शर्त पर वापस की कि मैं माया से शादी कर लूं, क्योंकि इस घटना का सभी को पता चल चुका था। माया की इज्जत का भी सवाल था। बस मैं विवश हो गया और इस प्रकार उससे मुझे शादी करनी पड़ी। मैं तुम लोगों को क्या मुंह दिखाता? बस एक इनकार की सूचना अपने पापा को दे दी। बाद में मिस्टर आलोक जी ने मुझे अपना पार्टनर बना लिया। अब तुम जो भी चाहो समझो, मैंने तुम्हें सब कुछ सच सच बता दिया। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। सौम्या मेरी इकलौती बेटी है, उसे अपनी ही बेटी समझना। मेरा बदला उसे न लेना। इतना कहकर अमर चुप हो गया। ठीक है अमर, जो हुआ सो हुआ। सौम्या आपकी बेटी ही नहीं, मेरी बहू भी है। मेरी कोई बेटी नहीं है। उसने मेरी यह साध पूरी की है। अब आप अपने कमरे में सोने जाइए। माया जाग जाएंगी, आपको न पाकर परेशान हो जाएंगी। मैं भूल चुकी हूँ कि अभी आपसे मिली थी और आप भी भूल जाइए। कहकर रेवती अपने कमरे की ओर मुड़ गई। अमर भी चुपचाप अपने कमरे की ओर चला गया। इस प्रकार एक बिसरी हुई कहानी का पटाक्षेप हो गया, पर अमर के मन में आज भी अपराध बोध था। रेवती 27 वर्षों से जिस हल्की आंच पर सुलग रही थी, वह आग आज बुझ गई। अमर नहीं तो क्या, उसकी बेटी तो अब उसने बहू के रूप में पा ही ली ना। उसने अमर को पूरी तरह से क्षमा कर दिया था। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।